गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके बारे में। हम जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी और इकोलॉजी जो सिस्टम है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव और उसके वातावरण के मध्य जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीव और उसके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। जो इकोलॉजी शब्द है, यहाँ इकोसिस्टम नहीं है, इकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले दिया रेटर ने। इसका विस्तृत अध्ययन किया हेक्कल ने। लेकिन भारत में पारिस्थितिकी का जो श्रेय जाता है वो जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। किसको जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है वो भारत में पारिस्थितिकी के हैं, वो जनक कहे जाते हैं। पारिस्थितिकी में जीव भोजन, आवास, सुरक्षा आदि के लिए एक दूसरे के साथ है वो अंतःक्रिया करते हैं। अब हम बात करते हैं जो इकोलॉजी जो सिस्टम है उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो दो प्रकार की है, वो क्रियाएं करते हैं। एक होती हैं धनात्मक क्रियाएं यानी कि धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप, और एक होती है नेगेटिव रिलेशनशिप यानी ऋणात्मक संबंध। जो कि धनात्मक जो संबंध होता है इसमें दोनों जीवों को है वो लाभ पहुंचता है, जैसे कि राइजोबियम जीवाणु और जो मटर की जो जड़ें होती हैं उनके मध्य पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु और मटर की जो जड़ है वो होती है धनात्मक संबंध के अंतर्गत आती है, जिसमें दोनों जो जीव भाग लेते हैं उनको दोनों को लाभ होता है। ऋणात्मक संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। ऋणात्मक संबंध जैसे कि मनुष्य और मनुष्य के सिर के अंदर पाई जाने वाली जुएं, इसका ऋणात्मक संबंध का है वो उदाहरण है। जो धनात्मक संबंध है उसमें आता है सहजीवन और सहभोजिता, जिसमें सहजीवन किसको कहते हैं कि जीवों के मध्य पाया जाने वाला वह संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ पहुँचे उसे कहते हैं दोनों जीवों को लाभ पहुँचे, यानी दोनों अपना जीवन, सहजीवन यानी दोनों अपना जीवन है वो साथ साथ है वो चला सके, इस कारण कहते हैं इसे सहजीवन। जो जैसे कि मटर है, मटर कुल के पौधे व जड़ों के मध्य पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु, जैसे मटर कुल, चना, मटर, मूंग, सेम की जो जड़ें होती हैं उनके मध्य पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु। अब हम दूसरे जो हमारा जो एग्जाम्पल था धनात्मक संबंध में उसकी बात करते हैं। जो धनात्मक संबंध में सहभोजिता है जिसमें एक जीव को लाभ हो लेकिन जो दूसरा जीव है उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, उसे कहते हैं सहभोजिता। जैसे कि एक खेत के अंदर है वो गाय चर रही है और उसके पास है वो चिड़िया बैठी है, तो ना तो जो गाय होगी उसे तो लाभ होगा और जबकि जो चिड़िया बैठी है उसे ना तो लाभ हो रहा है और ना ही उसे हानि हो रही है। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक संबंध की, जिसमें मनुष्य व जुएं के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे कहते हैं ऋणात्मक संबंध, यानी कि एक जीव को लाभ हो रहा है और दूसरे जीव को ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। जिसमें जो मनुष्य है वो आ जाएगा परपोषी और जबकि जो जुएं हैं वो आ जाएगी परजीवी। अब हम बात करते हैं जो जीव जिसे लाभ हुआ है वो होता है परजीवी, यानी कि ये जीव है वो छोटा होता है, जुएं है वो छोटी होती है, जबकि इसे कहते हैं परजीवी। जबकि जो बड़ा जीव होता है उसे कहते हैं परपोषी, यानी कि हानि हुई, जिस जीव को हानि हुई, जैसे कि मनुष्य के अंदर है, मनुष्य के सिर के अंदर है तो मनुष्य को हानि हुई है तो ये बड़ा जीव है और इसे कहते हैं परपोषी। अब हम बात करते हैं जो हेटेरोट्रोप्स है, दो टाइप के होते हैं। एक बाह्य परजीवी, जो बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी, यानी हेटेरोट्रोप्स, यानी कि जो परजीवी हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। जो बाह्य परजीवी है ये परजीवी को जो पोषक की जो सतह होती हैं उस पर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं बाह्य परजीवी। जैसे कि मनुष्य के सिर में पाए जाने वाली जुएं और जानवरों पर पाए जाने वाले चीचड़े।
ये बाह्य परजीवी के रूप में है वो पाए जाते हैं। अंतः परजीवी यानी कि जो जो जंतु के शरीर के अंदर है वो पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अंतः परजीवी यानी अंदर पाए जाने वाले परजीवी। मनुष्य के शरीर के भीतर पाए जाने वाले जो परजीवी होते हैं उसे कहते हैं अंतः परजीवी। जो कि मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले एस्केरिस और टीनिया होते हैं, वो होते हैं अंतः परजीवी। एक एक जो इसका एग्जाम्पल है सहजीवन का, उसका जो लाइकेन जो पादप है वो भी होता है। लाइकेन जो पादप है वो भी होता है, जिसमें शैवाल और कवक है वो साथ साथ है वो रहते हैं। जो इकोलॉजी है वो सबसे पहले, इकोलॉजी कहते किसे हैं कि जीव और उसके वातावरण के मध्य जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं इकोलॉजी। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिटन ने किया, विस्तृत अध्ययन हैक्कल ने किया। भारत में जो इकोलॉजी का है वो जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। दो टाइप्स में हमने इन्हें बांटा, एक धनात्मक संबंध होता है, एक ऋणात्मक संबंध होता है। धनात्मक यानी दोनों को लाभ, ऋणात्मक यानी एक को लाभ एक को हानि। जबकि सहजीवन होता है उसमें है जो लाभ होता है वो दोनों को होता है, जबकि जो सहभोजिता है उसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। ऋणात्मक संबंध की हमने बात की कि जो ऋणात्मक संबंध है उसके अंतर्गत दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो होता है परजीवी, एक होता है परपोषी। परजीवी होता है उसमें है जो परजीवी जो होता है उसे तो लाभ होता है, जबकि जो परपोषी होता है उसे लाभ है वो नहीं होता, उसे होती है हानि। परपोषी को होती है हानि। ये होता है बड़ा जीव, जबकि जो परजीवी होता है वो होता है छोटा जीव। फिर हमने जो हेटेरोट्रोप्स है यानी कि जो परजीवी है वो दो टाइप के बताए, एक बाह्य परजीवी एक अंतः परजीवी। बाह्य यानी बाहर पाए जाने वाला परजीवी जो जंतु के शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य के शरीर में चूहे और जानवरों पर पाए जाने वाले चेचड़े हैं वो होते हैं बाह्य परजीवी। जो अंतः परजीवी होते हैं वो मनुष्य के शरीर के भीतर पाए जाने वाले जो परजीवी होते हैं उसे कहते हैं अंतः परजीवी। जैसे कि एस्केरिस ओटिनिया है वो होते हैं अंतः परजीवी। अब हम बात करेंगे ये था हमारा इकोलॉजी। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम है वो क्या होता है। किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक व अजैविक घटकों का जो समूह होता है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। यानी जैविक यानी जीवित जंतु, अजैविक यानी जो उसके घटक होते हैं वो होते हैं अजैविक। जैविक व अजैविक जो घटकों का समूह है वो कहलाता है इकोलॉजी सिस्टम। अब हम जो इकोसिस्टम वर्ड है वो सबसे पहले दिया टेंसले एंड ओस्थक नामक जो पर्यावरणविद थे उन्होंने दिया। टेंसले एंड ओर्थक नामक पर्यावरणविद ने। फादर ऑफ इकोसिस्टम है वो कहलाता है ओडम। फादर किसको कहेंगे, जो उस सिस्टम के ऊपर यानी कि उस कार्य के ऊपर है वो सबसे अधिक काम करेगा उसे कहते हैं फादर। तो इसलिए फादर ऑफ इकोसिस्टम है वो कहते हैं ओडम को। टेंसले के अनुसार पारितंत्र है वो दो प्रकार का होता है। टेंसले यानी इकोसिस्टम जो वर्ड दिया उन्होंने बताया है कि जो पारितंत्र है वो दो प्रकार का होता है। इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है बायोम, एक होता है आवास। बायोम यानी समस्त, बायोम यानी बायोलॉजी और जिसमें समस्त वनस्पतियां व जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोम यानी जैविक जो जंतु सजीवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे बायोम कहते हैं। आवास यानी भौतिक वातावरण का है जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं आवास। जो इकोलॉजी है उसमें बहुत ही विस्तृत है वो हो सकता है इकोसिस्टम है वो बहुत ही विस्तृत हो सकता है। जैसे कि महासागर है वो जिसमें समुद्री जीव हो गए जैविक घटक के अंतर्गत, जबकि अजैविक जैविक घटक यानी कि जीवित जीव आते हैं जैविक घटक में, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो होते हैं जीवित घटक। जबकि अजैविक घटक यानी जो जीवित नहीं हो यानी पानी और लवण है वो आते हैं अजैविक घटक में। सबसे जो स्थायी पारितंत्र है वो किसका माना जाएगा, महासागर का है, वो सबसे स्थायी है
वो माना जाएगा महासागर का। अब हम बात करेंगे जो इको सिस्टम है वो दो घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक उसमें तीन प्रकार के हैं। वो जो घटक हैं वो आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है, वो आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। जबकि जो अजैविक घटक होता है उसमें आता है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलीय, जलवायु और मृदीय जो कारक है वो आते हैं अजैविक घटक के बारे में। अब हम जो जैविक घटक हैं हमारे उसके बारे में है वो बात करते हैं। जो जैविक घटक हैं यानी बायोटिक फैक्टर है, जिसमें उत्पादक यानी जो उत्पाद करे उसे कहते हैं उत्पादक। जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो शैवाल हैं वो आते हैं उत्पादक के अंतर्गत। जो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें कहते हैं उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे, शैवाल इत्यादि उत्पादक माने गए हैं। उत्पादक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा है वो अपना भोजन है वो बनाते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो जो इनके अंदर है वो पेड़ पौधे होते हैं। जो हरे पेड़ पौधे और शैवाल होते हैं इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, हरित लवक है वो पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना जो भोजन है वो स्वयं बना सकते हैं। और ये जो होते हैं वो स्वपोषी हैं। स्वपोषी का मतलब ये है कि ये वो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें कहते हैं स्वपोषी। तो ये होते हैं उत्पादक होते हैं वो होते हैं स्वपोषी। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता। उत्पादक के नीचे जो ऊपर है, सबसे नीचे जो आता है वो आता है उत्पादक, उसके ऊपर आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता है वो क्या होते हैं, सभी उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है वो उत्पादकों पर है वो निर्भर होते हैं। यानी उपभोक्ता होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है वो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि जो गाय है, बकरी है, भैंस है, इस प्रकार के जो जीव हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, प्लांट्स पर निर्भर है। जबकि जो जीव है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है वो प्लांट्स पर है वो निर्भर होते ही हैं। जो जिसके अंदर जो ये जीव है उपभोक्ता है, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसके द्वारा है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इस कारण इन्हें परपोषी है वो कहते हैं। और ये जैविक घटक है वो होते हैं उपभोक्ता होते हैं, वो जैविक घटक है वो होते हैं। अब हम जो इकोसिस्टम में उपभोक्ता है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। जिसके अंतर्गत है जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो उत्पादकों पर है वो निर्भर रहे। जैसे कि शाकाहारी जो जंतु आते हैं वो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। प्राथमिक उपभोक्ता है वो भी परपोषी होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो परपोषी होंगे, ये प्रत्यक्ष रूप से है वो होंगे पादपों पर निर्भर, प्लांट्स पर निर्भर होंगे। और जो ये होते हैं वो परपोषी होते हैं। जो अब हम बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की, जी ये भी होते हैं परपोषी होते हैं, यानी उपभोक्ता है वो होते ही परपोषी हैं। तो जो तीनों जो उपभोक्ता के जो पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उपभोक्ता, ये तीनों क्या होंगे, परपोषी होंगे, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इस कारण इन्हें परपोषी कहते हैं। उत्पादक है जो अपना भोजन बना सकते हैं, इस कारण वे स्वपोषी कहलाते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो परपोषी होते हैं, अन्य उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं लेकिन स्वयं किसी अन्य का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि ये अपना जो भोजन है वो अपना उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें अपना भोजन तो बनाते हैं लेकिन ये स्वयं है वो शिकार है वो हो जाते हैं। यानी कि मांसाहारी जो जंतु है वो आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। लोमड़ी, भेड़िया, सांप और जो छिपकली हैं वो आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। जो तृतीयक उपभोक्ता है उसके अंतर्गत आते हैं सर्वहारी जीव, जैसे कि मनुष्य है
ये सर्वाहारी है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, यानी सर्वाहारी सभी प्रकार के आहार खाने वाला ये शीर्षक उपभोक्ता है। ये भी परपोषी होते हैं। जो मनुष्य जैसे कि मनुष्य, शेर, चीता और मोर आते हैं, वो आते हैं तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। जो ये एक पिरामिड है, वो पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में है। वो हम आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत है वो पढ़ेंगे। लेकिन जो एक बार छोटा सा है वो देख लेते हैं। जो नीचे नीचे आता है उत्पादक, उसके ऊपर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव। दूसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरे नंबर पर आते हैं जो तृतीयक उपभोक्ता है, वो आते हैं इसके अंतर्गत। अब हमने जो बात की वो हमने जैविक घटक है, उसमें दो प्रकार के जो टाइप है वो पढ़ लिए। एक हमने उत्पादक पढ़ा, एक हमने उपभोक्ता पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपघटक के बारे में। जो अपघटक है वो जैविक घटक है, वो होता है अपघटक। ये जैविक घटक होते हैं जैसे कि इकोसिस्टम में कवक और जीवाणु होते हैं, वो अपघटक होते हैं। गिद्ध को कौवा और लक्कड़ जो बग्गा है वो आते हैं अपघटक के अंतर्गत। यानी कि जो जीव अपना भोजन है वो मृत कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं अपघटक के अंतर्गत। अब हमने जो हमारा जो जैविक घटक है वो पूरा हो गया। जैविक घटक के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के घटक पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक के बाद में हमने पढ़ा उपभोक्ता के बाद में हमने पढ़ा अपघटक। और अब हम हैं वो अजैविक घटक की है वो बात करते हैं कि ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो एक कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ और एक जलवायु। जिसमें हमने अकार्बनिक पदार्थ है उसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ है वो पाए जाते हैं। जो जल, वायु और मृदा किसी भी तल पर है वो हो सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ है वो जल, वायु, मृदा किसी भी स्थल पर है वो हो सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। और पोटेशियम जो आयन है, फास्फोरस आयन, नाइट्रोजन आयन, सल्फर आयन, ऑक्सीजन आयन और जो नाइट्रोजन आयन है वो इसके अंतर्गत है, वो आते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत। अब जो हम बात करेंगे उसके अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ है जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यूरिया। कार्बनिक पदार्थ मृत जंतु, वनस्पतियाँ, झड़े हुए पंख, झड़ी हुई पत्तियाँ हैं वो आती है कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत। कार्बनिक पदार्थ या तो किसी अन्य जीव का भक्षण बन जाते हैं या अन्य सूक्ष्म जीव का है वो अपघटन है वो कर देते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं यानी कि जिसमें कार्बन है वो प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। अब हम लास्ट जो हमारा है जो अजैविक घटक के अंतर्गत जलवायु है वो अजैविक घटकों की क्रियाओं, गतिविधियों, वितरण आदि को प्रभावित करता है। जलवायु पारितंत्र का तापमान, वायु, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता आदि का महत्वपूर्ण जलवायु घटक है। जलवायु है वो एक महत्वपूर्ण घटक है। आज हमने जो बात की वो इकोलॉजी जो सिस्टम है उसके बारे में बात की, जिसमें हमने बताया कि जो इकोलॉजी है वो जीव और उसके अंतर संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं इकोलॉजी। और हमने बात की कि इकोलॉजी जो सिस्टम है उसके बारे में। जो इकोलॉजी जो सिस्टम है वो जैविक व अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक जो घटकों से मिलकर बना हुआ होता है उसे कहते हैं, उस समूह को कहते हैं इकोसिस्टम। जो फादर ऑफ इकोसिस्टम है वो ओडम को कहा गया था, जिसमें सबसे स्थायी इको जो सिस्टम है वो महासागर का है वो माना गया है। इकोसिस्टम है वो 2 टाइप का बताया था, एक जैविक घटक, अजैविक घटक। जिसमें जैविक घटक होता है उसमें 3 टाइप है वो बताए थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यानी उत्पादक जो उत्पाद करे, उपभोक्ता यानी उत्पादक से है वो पोषण प्राप्त करे, अपघटक
यानी मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन है वो प्राप्त करें, वो अब घटक में आ गए। उत्पादक ये स्वपोषी होते हैं, उपभोक्ता होते हैं परपोषी। जबकि हमने जो अजैविक घटक है उसके बारे में बात की कि कार्बनिक इसके अंतर्गत है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु है वो आते हैं, मृदीय कारक है वो आते हैं। तो आगे की चर्चा है वो हम कल करेंगे। जो पर्यावरण है इसके बारे में कल हम खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, जो पारिस्थितिकी पिरामिड है उनके बारे में है हम विस्तार से है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।